आइए समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखिए, हम आज सीखेंगे विश्व के प्रसिद्ध स्थानों के उपनाम, ठीक है। और पीटी के सिलेबस में बहुत ही आईएमपी रूप से दिए गए हैं, ठीक है। विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम सबको सुनते जाएंगे। पहला नाम है जंजीबार, ठीक। जंजीबार को हम लौंग का द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लौंग का द्वीप कहते हैं, ठीक। जो ने आईएमपी लगाई जरूर ध्यान दे लेना, ठीक है। आप पेपर देकर के आएंगे, आप वीडियो देख करके देखेंगे, आपको मिलेंगे एक एक सवाल, संभावना पूरी रहेगी। अगला है लहासा। लहासा को हम निषिद्ध देश कहते हैं। निषिद्ध देश का मतलब बौद्धों की भूमि, ठीक। ये आपकी तिब्बत की राजधानी लहासा है, ठीक है। आपसे कभी पूछा जाए कैलाश पर्वत पर फतह करने वाला मात्र एक व्यक्ति दुनिया का है, उसका नाम है मिलप्पा। क्या नाम है? मिलप्पा। मैंने आपको बताया था ये बौद्ध भिक्षु है। कौन? ये तिब्बत का बौद्ध भिक्षु है, जिसने आज दुनिया का एकमात्र व्यक्ति जिसने कैलाश पर्वत को फतह किया है। कैलाश पर्वत को जो है शंकर या तीनों देवों की भूमि माना जाता है, समझ जाओगे, या निवास स्थान कहते हैं। अगला जो है रोम। रोम को हम क्या कहते हैं? तो पहली बात तो सवाल आपसे पूछेगा रोम। रोम कहाँ की राजधानी है? इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। और रोम जो है इटली की राजधानी है। इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। रोम बताइए किस नदी के तट पर, कोई बता सकता है? रोम किस नदी के तट पर है? टाइबर नदी के तट पर। कौन सा? ध्यान देंगे। अगला देखो, रोम ध्यान देंगे। अगला है रोम को क्या कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। तो मुझे ये बताओ आप, जो है क्या कहते हैं 7 क्या कहते हैं द्वीपों, तो छोड़ो। अगला मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। क्या है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। और मिस्र को अंग्रेजी में कहते हैं इजिप्ट। क्या कहते हैं? इजिप्ट। तो हिंदी में कहते हैं मिस्र, अंग्रेजी में कहते हैं इजिप्ट, ठीक है। और मिस्र की राजधानी काहिरा है। इसे नील नदी का वरदान कहते हैं। जिस प्रकार से उत्तर भारत को गंगा और यमुना नदी का वरदान कहते हैं, यानी उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? गंगा और यमुना से हुआ है, समझ जाएंगे। उसी तरह से मिस्र का निर्माण किससे हुआ है? जो है नील नदी से हुआ है, समझ जाओगे ना। इसलिए इसे नील नदी का वरदान कहते हैं, ठीक है। नील नदी पूछा जाता है कहाँ से निकलती थी? या विक्टोरिया से झील से निकलती। कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती, इतना जानते रहेंगे। अगला देखो, भूटान। भूटान को क्या कहते हैं? भूटान को लैंड ऑफ थंडर ओल्ड कहते हैं। ये पीईटी 2021 में आया हुआ सवाल है। लैंड ऑफ थंडर ओल्ड के नाम से भूटान को जाना जाता है। और ध्यान रहे, दुनिया का यह एकमात्र देश है जिसने कार्बन को नकारात्मक किया है। अर्थात इसके यहाँ जो कार्बन, जैसे देखो, अगर मानकर चलिए ये आपका भूटान देश है। कौन सा? ये भूटान देश है, ठीक। और ये बगल में आपका इंडिया है। क्या है? भारत है। ऊपर चाइना फैला है, इधर मान लीजिए इंडिया फैला है, ठीक है। तो सोच के देखो, इस तरफ नेपाल भी फैला है, नेपाल। तो ये जो भूटान है, भूटान में पहली बात 1 भी प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, समझ पाए ना। यानी कार्बन नहीं है, अर्थात पूरा स्वच्छ देश है, समझ में आई बात। और कार्बन मतलब ये कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल में पाया जाएगा। और तो वायुमंडल में अर्थात यहाँ पर 70% भूभाग पर वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 70% भूभाग पर वृक्ष पाए जाते हैं, समझ पाएंगे। जंगल, तो सोच के देखो, जंगल क्या करेंगे? वायुमंडल को स्वच्छ करते हैं ना, नहीं करते? वायुमंडल को स्वच्छ करते हैं। तो सोच के देखो, इसके यहाँ कोई भी कार्बन उत्सर्जन होता है तो वो पहले ही समाप्त हो जाता है। और बल्कि अगल बगल के जो देश हैं, नेपाल है, चाइना है, इन सब के जो कार्बन उत्सर्जन होता है, यहाँ के जंगल उसे भी अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसे भी ये अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जिसके यहाँ कार्बन निगेटिव है। क्या है? कार्बन निगेटिव है। कार्बन निगेटिव वे देश होते हैं जो अपने पड़ोसी मुल्कों से भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को सोख लेते हैं, अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, वे होते हैं कार्बन निगेटिव देश, समझ जाएंगे ना। और दुनिया का दूसरा कार्बन शून्य कार्बन देश कौन है? तो वह बना है आपका सूरीनाम। क्या बना है? सूरीनाम। सूरीनाम को कार्बन शून्य देश घोषित किया गया है। यानी वो जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उतना कार्बन वो
अपना ले भी लेता है। समझ पाएंगे ना बात को, लग जाएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला मुल्क कौन है? अमेरिका है। अमेरिका के बाद चाइना है, चाइना के बाद अपना प्यारा भारत है। ठीक है, और अगला देखो, आपसे कभी पूछा जाए दुनिया का सबसे शांत प्रिय देश कौन है, तो दुनिया का सबसे शांत प्रिय देश लिस्ट में भले नहीं है लेकिन भूटान माना जाता है। समझ जाएंगे। यहाँ पर बौद्ध धर्म के कौन से शाखा के लोग रहते हैं, तो यहाँ के जो है महायान शाखा के लोग रहते हैं। महायान शाखा वे होते हैं जो भगवान बुद्ध को महान मानते हैं, अर्थात भगवान मानते हैं। समझ जाओगे ना, वे महायान शाखा होते हैं। हीनयान शाखा के लोग वे होते हैं जो भगवान बुद्ध को एक केवल और केवल एक महान पुरुष मानते हैं, ना कि भगवान मानते हैं। समझ जाएंगे। और लगभग जितने भी महायान हीनयान बुद्ध को हीनयान की शाखा के जो लोग हैं, वे देश लगभग विकसित या पूर्ण रूप से विकासशील हैं। जैसे आप जापान ले लीजिए, एशिया का एकमात्र देश है जो पूर्णतः विकसित है। समझ जाओगे ना। आप चाइना ले लोगे, चाइना विकासशील है। अब कहाँ पर जा रहा है खुद समझ सकते हो। ये आप जो है क्या हैं, हीनयान शाखा के लोग हैं। समझ जाओगे। महायान शाखा के लोग कौन है? आपका भूटान है। और भूटान देखो केवल शांति प्रियता इसमें है। समझ जाएंगे ना। इनका मतलब कि हम पृथ्वी पे आए हैं, हमारा खाना पीना और अन्य भलाई पूर्वक मानवीय गतिविधि के लिए अच्छे काम करना ही क्या है, शांति प्रियता है। ठीक, चलो देखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश को हम कहते हैं नदियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? नदियों का देश। बांग्लादेश में जगह जगह पर नदियां हैं और मान चलो नदी में बसा ही हुआ है। नदी के जो क्षेत्र के होते हैं उन्हीं पे बसा ही है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा ही आप मान लीजिए। ठीक है, इसे हम बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। आपसे पूछा जाए बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ है, तो बांग्लादेश ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश को हम पूरी तरह से वर्तमान समय में पाकिस्तान के नाम से, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बांग्लादेश को हम शेख मुजीबुर रहमान, जागो, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ये 30 दिसंबर, कब? 30 दिसंबर 1971, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1971 ईस्वी को, ध्यान रहे, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। समझ पाएंगे। और किसके सहयोग से? हमारी भारतीय सेना और हमारी उस समय की आयरन लेडी कही जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व से। ठीक है, तो भारत वाले देश तोड़ने में बहुत आगे हैं, आप समझ सकते हो। ठीक है, और इसमें भी गलत किया था क्योंकि पाकिस्तान जो गधा है, पाकिस्तान जो है उसकी एयरफोर्स ने आकर हमारे जो है आगरा एयरबेस पे बताइए मिसाइल मार दिया था। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सोच के देखो। ये है, ये इधर है, ये बांग्लादेश है, हम बीच में भारत से थोड़ा, हमारे जमीन के ऊपर तुम जहाज उड़ा रहे हो। समझ पा रहे हो? उनकी एयरफोर्स हमारे तुम्हारे देश के ऊपर से जा रही है और आ करके हमारे तुम्हारे ऊपर जो है बहा दी है मिसाइल। तो इंदिरा गांधी गुस्सा गई। समझ पा रहे हो ना। और जब महिला गुस्सा आती समझ सकते हो क्या होता है। ठीक है, वो सीधे तोड़ ही देती है। पहली बात तो गुस्से नहीं होता, लेकिन जब होता है तो क्या होता है समझ सकते हो। तो इन गधों को कौन समझाए कि जह के ऊपर से जा रहा हूँ वही के बताओ जो के पूंछ काटे में लागे हैं, तो क्या मतलब उसका है। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ दिया। ठीक, काहे को? इनकी शेख मुजीबुर रहमान की एक पार्टी थी, उसका नाम है मुक्ति वाहिनी। क्या नाम है? मुक्ति वाहिनी। ये लोग अपने को उच्च मुसलमान मानते थे गधे, और ये लोग जो है इन लोगों को जानते हो एकदम निम्न मुसलमान मानते थे। लेकिन आप समझिए, शेख मुजीबुर रहमान सर्वाधिक पार्टी, अपनी पार्टी में सर्वाधिक सीट हासिल किए थे। ठीक है, इनको प्रधानमंत्री बनना था पूरे पाकिस्तान का, लेकिन इन लोगों ने कहा सोचा नीचे वाले मुसलमान हमारे ऊपर बैठेंगे। समझ पा रहे हो? इस आधार पर इसका विघटन हुआ। तो आप समझ जाएंगे 30 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। इसलिए किसके नेतृत्व में? शेख मुजीबुर रहमान के। इसलिए शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पिता कहा जाता है। समझ जाओगे ना। द फादर ऑफ बांग्लादेश किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान की ही पुत्री हैं वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनका नाम शेख हसीना है। समझ जाओगे ना। किसकी पुत्री है? शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। समझ जाओगे। चलो आगे पहुंचते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। आप ये बताइए, भारत में दिल्ली सल्तनत में नहरों की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया गया। आपसे राजवंश पूछा जाए, सबसे पहले जो है नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कलिंग क्षेत्र से मिले। कहाँ से? उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र से नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समझ जाएंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख से।
जानकारी मिलती है। अगला है न्यूयॉर्क को हम एम्पायर सिटी कहते हैं। न्यूयॉर्क क्या कहते हैं? एम्पायर सिटी। इसको ज़्यादा हमको भी नहीं पता। अफ्रीका, अफ्रीका को अंधद्वीप कहते हैं। अंधद्वीप कहते हैं। आपको ध्यान रहे, आपसे कहीं पूछा जाए सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र, ध्यान रखेंगे अफ्रीका, अफ्रीका की क्रो-मैग्नन घाटी में। समझ जाएंगे, सबसे पहले मानव के उत्पत्ति के साक्ष्य मिले हैं या प्रमाण प्राप्त हुए हैं, इस बात को समझ जाएंगे। तो ये क्या है? अंध महाद्वीप, इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। यहीं पर यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर प्रतिदिन 2 बजे बहुत तेज से वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा। और आप सोच के देखो, अगर जहां पर वर्षा होती है तो वहां पर क्या होता है? आर्द्रता पाई जाती है, और जहां आर्द्रता बनती है वहीं पर जीवधारियां उत्पन्न होते हैं। जीवधारी नहीं होते? बरसात के सीजन में घर पे ज्यादा मक्खियां लगती हैं, नहीं देखेगा? तो वही, तो विभिन्न प्रकार की जीवधारियां यहाँ पर पैदा होते हैं। तो यहाँ पर एक सीसी मक्खी पाई जाती है, जो सीसी मक्खी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। और यही एक अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा देश है, ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। कहाँ मिलती हैं? अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। समझ जाओगे। और अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा है जहां से 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं। एक आपकी मकर रेखा जाती है, एक आपकी भूमध्य रेखा जाती है, और एक आपकी जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जाती है। समझ जाओगे, इन बातों को विशेष ध्यान देंगे। ठीक है। अगला देखो, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, इसको हम गोल्डन गेट का शहर कहते हैं। ठीक है, ज्यादा जरूरत का नहीं है। क्यूबा, क्यूबा को हम एंटीलीज का मोती कहते हैं। और इसे तो याद रखो, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रहे, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, और क्यूबा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। कौन सा? मैक्सिको की खाड़ी के निकटस्थ है। कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी के निकट पड़ता है क्या? क्यूबा। ठीक है। विश्व में चीनी कटोरा कौन है? क्यूबा कहा जाता है। भारत में चीनी कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश कहा जाता है। भारत में चीनी का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। चीनी की मिलें वर्तमान में अभी कहाँ है? लिखित में यूपी में है, बाकी वास्तविक रूप से कम पड़ गई हैं। ठीक है, ध्यान रहे। और गन्ने का पैदावार करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत का पहला जो है प्रथम राज्य, तो ध्यान रखेंगे, उसका नाम है तमिलनाडु। समझ जाओगे। और गन्ने का जन्म स्थान कहाँ है? ब्राजील। दुनिया में जो है गन्ने पैदा करने वाला प्रथम देश कौन है? ब्राजील। समझ जाओगे। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश के क्षेत्रफल में कौन है? ब्राजील है। आप ये देख सकते हैं। समझ जाओगे। चलो, ब्राजील में अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्राजील में अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। समझ जाओगे। यहाँ पर अमेजन के जंगल पाए जाते हैं, और अमेजन के जंगल को हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि यहाँ की लगभग पूरे पृथ्वी की 30% से अधिक ऑक्सीजन यहीं से केवल पैदा होती है। समझ जाओगे। आगे चलो, जो संकटग्रस्त जंगल के रूप में इस समय जाने जाते हैं। अगला देखो, थाईलैंड। थाईलैंड को हम सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। IMP है। ठीक है। जो थाईलैंड है, थाईलैंड को हम सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। समझ जाओगे। थाईलैंड क्या कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश। अगला है फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि या झीलों की भूमि के नाम से जानते हैं। 1000 झीलों की भूमि या झीलों की भूमि के नाम से किसे जानते हैं? फिनलैंड को। इसे हम झीलों का देश भी कहते हैं। और भारत में पूछा जाए झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। और क्या है? तो यहाँ पर एक भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर आपकी सांभर झील भी है। क्या है? सांभर झील भी है। आप समझ जाओगे। पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी नमक की खान कहाँ है? दुनिया की सबसे बड़ी नमक की खान पाकिस्तान में है। ध्यान रखोगे। ठीक है। अगला देखो, जापान। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। और ध्यान देंगे, नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहते हैं। इन दोनों पर नजर मारे रहना। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश, जापान को उगते हुए सूर्य का देश। जापान की राजधानी, ठीक है, पहली बात तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है बताओ? हेलेंस्की। क्या नाम है? हेलेंस्की। और जेलेंस्की कौन है? ये प्रधानमंत्री ऑफ यूक्रेन। ध्यान रखेंगे। ठीक है। जापान की राजधानी क्या है? ओटावा ना।
ओटावा, टोक्यो, क्या गजब बोलते हो, टोक्यो। ओटावा कहाँ की है? कनाडा की राजधानी है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है, अगला देखो, म्यांमार। म्यांमार को हम स्वर्णिम पैगोडा कहते हैं। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा कहते हैं। पैगोडा क्या होता है, तो आप इस बात को जान लीजिए। पैगोडा एक इस प्रकार के, ये जो है सीढ़ी नुमा आकृति के जो मंदिर बनते हैं, इनका शिखर सीढ़ी नुमा जो होता है भैया, सीढ़ी नुमा होता है, ऐसी आकृति, समझेंगे बात को। और इसके ऊपर झुटैया रखी होती है, आप देखे होंगे इस प्रकार से। ये डंडा बनता है, ये झंडा देखा है ना? देखो का मंदिर इस तरह के देखे होंगे। और इसमें जो है इस प्रकार का शिखर बनता है कि धीरे धीरे नीचे, तो इस तरह के आप देखे होंगे मंदिर ना। तो मंदिर इस प्रकार के आप देखे, नहीं देखोगा ना, देखो दिखाई तो देखो तो पकड़ के, लगभग इस तरह के जो होते हैं इसे पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैगोडा। और ये बौद्ध मंदिर में बनते हैं लगभग। तो म्यांमार में सर्वाधिक मंदिर इस तरह के हैं। और इनका रंग कैसा है? गोल्डन रंग का, इसलिए इन्हें गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को। लेकिन नेपाल में इस तरह की आकृतियाँ पाई जाती है, लेकिन कलर उनका कोई निश्चित नहीं, इसलिए पैगोडों का देश किसे कहा जाता है? नेपाल को कहा जाता है। और इसी तरह के मंदिर भारत में एक है, जिसे हम कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये ब्लैक है इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। समझ जाओगे। भारत में कितने सूर्य मंदिर हैं? 4 सूर्य मंदिर। आप कमेंट करके बताएंगे और आप जो है लिख करके बताएंगे। ठीक, क्या करेंगे आप लोग? लिख करके बताएंगे कौन कौन से, हमने सब बताया है। एक मार्तंड सूर्य मंदिर, एक कतरमल सूर्य मंदिर है, एक जो है कौन सा सूर्य मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और एक कौन सूर्य मंदिर, उसे आप ढूंढेंगे। ठीक है, हमने सब लिखाया है। अगला देखो, भारत हो गया। अब बहरीन है। बहरीन का मोतियों का देश कहते हैं। बहरीन जानते हो? बहरीन को हम मोतियों का देश कहते हैं। अगला है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, मतलब कहने का अभिप्राय है कि ये भूमध्य सागर जो है, ये भूमध्य सागर है। ठीक, और इसकी थोड़ा सा भूमि जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से। इधर पड़ता है स्पेन, क्या पड़ता है? इस तरफ पड़ता है स्पेन। कौन पेन? स्पेन पड़ता है। और इस तरफ पड़ता है मोरक्को। क्या है? मोरक्को। इस तरफ पड़ता है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी रबात है। क्या नाम? मोरक्को की राजधानी रबात है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। क्या नाम? मैड्रिड। और मैड्रिड है, यहीं पर बुल फाइटिंग नामक खेल चलता है। क्या है? बुल फाइटिंग। नाम हम सुने हो? बुल फाइटिंग, सांड से लड़ना। बुल फाइटिंग ये है आपका स्पेन में चलता है। ठीक है, और सोच के देखो, इधर भी पानी है, यह भी पानी है, ये बीच में थोड़ा सा रास्ता है। इस रास्ते को हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ने के लिए एक सकरा जो मार्ग होता है, जलीय मार्ग होता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। क्या नाम है? इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। समझ जाओगे। तो पूछेगा जिब्राल्टर जल संधि किनको किनको जोड़ता है, तो इस तरफ जो पड़ता है इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर है वो भी कौन? उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसे भूमध्य महासागर, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? जिब्राल्टर जल संधि। लेकिन किन्हें अलग करने का काम करता है? तो स्पेन और मोरक्को, स्पेन और मोरक्को को अलग करने का काम कौन करता है? जिब्राल्टर जल संधि। क्या इस समझ में तो बात नहीं आई? ठीक, बहुत बढ़िया। आप इस बात को समझे रहेंगे। तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी जानकारी बेहतर रूप से समझ में आई होगी। और आप कोई समस्या हो तो आप उससे बता सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। पूरी बात समझ में आई सबको? चलो आगे हम पहुँचते हैं भाई।